हाय एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटोर हियर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं साइंटिफिक असिस्टेंट इन आईएमडी एग्जामिनेशन जो 2022 में एसएससी ने कराया था 15 दिसंबर 2022 को, उसका इंग्लिश वाला सेक्शन। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है उसमें, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट for the underlined group of words in the following sentence। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बेसिकली एक क्वेश्चन है। सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें दो वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है। पहले सेंटेंस देखते हैं। द बीज केप्ट नियर द किंडरगार्टन। किंडरगार्टन होता है 3 से 5 साल के बच्चों के लिए, जो छोटे बेबीज के लिए स्कूल होता है, उसको किंडरगार्टन बोला जाता है। कोज्ड मच अडू, अडू होता है हलचल। अमंग द पेरेंट कम्युनिटी, जो माता पिता लोग हैं या माता पितृ समुदाय है, उसके बीच में एक हलचल पैदा कर दी है। किसने? जो किंडरगार्टन के नज़दीक में मधुमक्खियां रखी गई हैं। अब मधुमक्खियां रखने को आपको बताना है, उसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिए हैं कि क्या आप उसमें से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है एवियरी, दूसरा है एपियरी, तीसरा है डिकेंटर और चौथा है अजाइलम। चारों के मीनिंग देख लेते हैं पहले तो ना। एवियरी होता है जहाँ पे पक्षियाँ रखे जाते हैं, वेयर बर्ड्स आर कैप्ट। अपियरी होता है वेयर बीज आर कैप्ट। तो हमारा आंसर तो एपियरी है, लेकिन थर्ड और फोर्थ भी देख लेते हैं। डिकेंटर होता है ए ग्लास कंटेनर इनटू विच वाइन और स्पिरिट इज डिकेंटेड। अब पहले तो आप ये समझो कि डिकेंट होता क्या है। डिकेंट इज अ वर्ब, जिसका मतलब होता है कि एक लिक्विड को एक बोतल से दूसरी बोतल में इस प्रकार से धीरे धीरे डालना कि जो सॉलिड और लिक्विड है वो अलग अलग हो जाएं। सो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंट। ठीक है, तो आप ये समझिए एक कांच की सुराही को डिकेंटर बोला जाएगा। अजाइलम होता है प्रोटेक्टेड और सेफ प्लेस, बेसिकली शरणार्थी गृह इसको बोला जाएगा। तो एक ऐसा सुरक्षित और संरक्षित जगह को अजाइलम बोला जाता है। सो बीज केप्ट जहाँ रखी जाती हैं, जहाँ पे मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं, उसको बोलते हैं एपियरी। सो एपियरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कलेक्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई विल डैश नेक्स्ट वीक फ्रॉम माई बिजी शेड्यूल। जो मेरा व्यस्त शेड्यूल है, कार्यक्रम है, उससे मैं अगले हफ्ते क्या है बताना है। टेक अ ब्रेक, फिल ब्रेक, ऑन वेकेशन और बी ब्रेक। देखो सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। आई विल बी ब्रेक। आई विल बी ब्रेक का ब्रेक यहाँ पर छुट्टी से मतलब नहीं है, ये हो जाएगा टूटना। अगर इस सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं आई विल बी ब्रेक, तो मैं टूट जाऊंगा या आई विल, वो बनता भी नहीं है। बी के साथ में आप विल बी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा ये हर सेंस में। आई विल ऑन वेकेशन, आई विल बी ऑन वेकेशन होता तो सही रहता, लेकिन आई विल ऑन वेकेशन ये भी गलत हो जाएगा। आई विल फिल ब्रेक, इसकी भी कोई सेंस नहीं बन रही। सो आई विल टेक अ ब्रेक में एक छुट्टी लूंगा या एक पॉज लूंगा मेरे बिजी शेड्यूल से अगले हफ्ते। सो टेक अ ब्रेक इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड दिया है रेजरेक्ट और उसके 4 ऑप्शन हैं, ड्रैग, रिचार्ज, सप्रेस और अश्योर। देखो रेजरेक्ट होता है पुनर्जीवित करना, किसी में फिर से जान डाल देना। ड्रैग होता है खींचना, रिचार्ज होता है फिर से चार्ज करना, सप्रेस होता है दबाना, अश्योर होता है किसी को आश्वासन देना। तो आप खुद सोचो कि रेजरेक्ट का जो सही आंसर सिनोनिम जो होगा, पर्यायवाची जो रहने वाला है, वो रिचार्ज रहेगा कि नहीं रहेगा। रेजरेक्ट पुनर्जीवित करना और रिचार्ज फिर से जान डालना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। यानी कि जो हमको सेंटेंस दिया है ये पैसिव वॉइस में है, पढ़ो इसको। द क्वेश्चन पेपर्स प्रिंटेड फॉर द एग्जामिनेशंस बाय द डिपार्टमेंट्स वर सेफली लॉग्ड बाय द ऑफिस स्टाफ। जो क्वेश्चन पेपर्स डिपार्टमेंट ने एग्जाम के लिए प्रिंट कराए थे, वो सेफली सुरक्षित तरीके से लॉक कर दिए गए ऑफिस स्टाफ के द्वारा। हाल तो आजकल ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, एग्ज़ाम काफ़ी लीक हो जा रहे हैं, पेपर काफ़ी लीक हो जा रहे हैं। खैर अब देखिए आप यहाँ पर जो वर्ब है सीधे सीधे उस पर आते हैं, जो एक्टिव पैसिव
से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, चाहे तो वो प्री में आए चाहे वो मेंस में आए, ये बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, इजी नंबर्स होते हैं ये, इनको भी अगर आप गलत करेंगे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाने वाली है। खैर आते हैं वापस से, वर सेफली लॉग्ड। वर लॉग्ड कब होता है? देखो वर बनता है, किसका पैसिव वॉइस बनता है? वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? खाली वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो आप खुद सोचो, आप यहाँ आ जाओ, द क्वेश्चन पेपर्स प्रिंटेड वर सेफली, यहाँ पे भी वर लॉग्ड, और कुछ देखना ही नहीं है यार कि ये कोई कहाँ जा रहा है, ये इधर है या वो उधर है, ऐसा कुछ नहीं देखना। हमको देखना है सीधा सीधा ये वर्ब। तो वर लॉग्ड तो यहाँ भी है, तो ये एक्टिव तो नहीं हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। द डिपार्टमेंट लॉग्ड द क्वेश्चन पेपर्स प्रिंटेड फॉर द एग्जामिनेशन बाय द ऑफिस स्टाफ। अब यहाँ आपको देखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आ गई, लेकिन बाकी चीज़ भी तो देखोगे। अब बाकी ये भी ऑप्शन 2 भी पूरा एग्जामिन करोगे और थर्ड और फोर्थ को भी एग्जामिन करोगे। कैसे? द डिपार्टमेंट्स लॉग्ड द क्वेश्चन पेपर्स प्रिंटेड फॉर द एग्जामिनेशन बाय द ऑफिस स्टाफ। अब एक तो यहाँ पे बाय है ऑलरेडी, ठीक है, और यहाँ पे जो इसमें ऑब्जेक्ट है वो है द ऑफिस स्टाफ, तो ये अब सब्जेक्ट बन जाना चाहिए था, लेकिन बना दिया उन्होंने डिपार्टमेंट, तो ये भी गलत हो जाता है। देखो, और अब हमारा थर्ड है द डिपार्टमेंट्स प्रिंटेड, ये भी सेम ही है, ये भी गलत हो जाता है। तो फोर्थ ही जो ऑप्शन बनने वाला है, इसमें द ऑफिस स्टाफ भी शुरू में है और सेफली और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है और बाकी भी सिमिलर है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक्टिव पैसिव में तो बहुत आसान से नंबर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आप समझ गए होंगे, ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ये है सेंटेंस जो दिया हुआ है, ये एक्टिव में है। अब 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है कि इसको, अगर हम इसको, ये जो सेंटेंस है इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। द मिस्ट्रेस अपॉइंटेड हिम मॉनिटर। जो मिस्ट्रेस है, मिस्ट्रेस बेसिकली होते तो कई मीनिंग है मिस्ट्रेस के, लेकिन यहाँ जो मीनिंग है वो है ए वुमेन हु इज़ इन चार्ज ऑफ अ स्कूल। जैसे कि हेड मास्टर होता है, ऐसे ही हेड मिस्ट्रेस होती है। तो जो मिस्ट्रेस है अपॉइंटेड हिम मॉनिटर, प्रधान अध्यापिका ने उसको मॉनिटर नियुक्त किया। सो यहाँ पर है अपॉइंटेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिमिलर केस पढ़ा था, ये है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब इसका जो है पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? वो बनेगा वर्ब, वाज या वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे? देखो, मॉनिटर हैड बीन, ये गलत हो जाएगा। ही वाज अपॉइंटेड, ये सही हो सकता है, लेकिन थर्ड और फोर्थ को भी एग्जामिन कर लेते हैं। ही अपॉइंटेड है, इसमें वाज वर कहीं नहीं आया, ये भी गलत है। और फोर्थ हैड बीन, ये भी गलत है। तो सही जो रहने वाला है वो रहेगा ही वाज अपॉइंटेड मॉनिटर बाय द मिस्ट्रेस। नेक्स्ट है select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words। ये group of words दिए हुए हैं, something that happens often or that lasts for a long time। ऐसा कुछ, ऐसी कोई चीज जो कि होती रहती है, often होता है प्राय, बारंबार, ठीक है, या कुछ कुछ समय अंतराल के बाद में जो होता रहता है, या फिर that last for a long time, जो कि बहुत लंबे समय तक टिकता है। dated, perennial, archaic और फ्लीटिंग। चारों के मीनिंग देख लेते हैं। डेटेड होता है ओल्ड फैशन, जो कि अब फैशन से बाहर हो चुका है। पेरेनियल होता है विच हैपन्स ऑफन और लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, निरंतर होने वाला, ठीक है, सनातन जिसको बोलते हैं, वो हुआ पेरेनियल। यही हमारा सही आंसर है, लेकिन थर्ड और फोर्थ देख लेते हैं। ये भी होता है वेरी ओल्ड फैशन, और फ्लीटिंग होता है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, एक क्षण में गायब हो जाने वाला या एक क्षण के लिए टिकने वाला, उसको बोलते हैं फ्लीटिंग। सो सही आंसर जो रहने वाला है वो है पेरेनियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोसीडिंग फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। देखो, 2 वर्ड होते हैं, तो प्रोसीड, इसका प्रोसीडिंग बन जाएगा, और एक होता है प्रोसीडिंग्स। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, ये देखते हैं
सेंटेंस दिया हुआ है, डोलोखो हाल्टेड व्हेन ही नोटिस द ब्लैक शेप ऑफ अ गाय क्रॉसिंग द रोड एंड आस्क्ड वेयर द कमांडर एंड ऑफिसर्स वर। जो ये कोई व्यक्ति है जिसका नाम है डोलोखो, वो हाल्टेड होता है रुक जाना, वैन ही नोटिस जब उसने नोटिस किया, द ब्लैक शेप ऑफ अ गाय किसी व्यक्ति की काली परछाई, क्रॉसिंग द रोड सड़क को पार करते हुए उसको दिखी, और उसने पूछा कि कमांडर और ऑफिसर अधिकारी लोग कहाँ हैं। सो आपको बताना है कि प्रोसीडिंग का एंटोनिम क्या होना चाहिए, क्रॉसिंग, शेप, आस्क्ड, हाल्टेड। प्रोसीडिंग होता है आगे बढ़ना, सो आगे बढ़ने का जो एंटोनिम रहेगा वो सड़क पार करना या क्रॉस करना नहीं होगा। शेप होता है किसी चीज़ का साइज या आकार, वो नहीं होगा। आस्क्ड पूछना, हाल्ट होता है रुकना। तो आप खुद सोचिए कि प्रोसीड करने का जो एंटोनिम है वो कौन सा होगा। प्रोसीड करने का एंटोनिम होगा हाल्टेड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, अरेंजमेंट, अलॉटमेंट, एक्सेप्टेबल और अकोमोडेशन। आप खुद सोचो इसमें से सही स्पेलिंग कौन सी है और गलत स्पेलिंग कौन सी है, फिर चारों के मीनिंग आपको बताते हैं। देखो जो इसमें गलत स्पेलिंग है वो है अकोमोडेशन वाली। क्यों? क्योंकि अकोमोडेशन में एम 2 बार आता है, ACCOMMODATION, ये होती है अकोमोडेशन की स्पेलिंग। बाकी तीनों स्पेलिंग सही है। अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था करना, अलॉटमेंट आवंटित करना, एक्सेप्टेबल जिसको एक्सेप्ट किया जा सके, स्वीकार किया जा सके, और अकोमोडेशन होता है रहने या ठहरने का स्थान, उसको अकोमोडेशन बोला जाता है। सो सही स्पेलिंग है ये। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। द बॉल इज इन योर कोर्ट, गेंद अब तुम्हारे पाले में है। जब गेंद तुम्हारे पाले में होती है या आपके किसी के पास, जब हम इस बात को बोलते हैं कि गेंद हमारे पाले में है, तो उसका मतलब होता है कि अब तुमको कोई भी जो है निर्णय तुमको लेना है। चारों ऑप्शंस देखते हैं पहले। टू टेक केयर ऑफ द पासिंग टाइम, जो गुजरता समय है उसकी परवाह करना। टू रिफ्यूज एंट्री टू सम प्रोहिबिटेड प्लेस, प्रोहिबिटेड होता है वर्जित, जहाँ पे एंट्री अलाउ ना हो, तो वर्जित स्थानों पर किसी की एंट्री रिफ्यूज करना। टू रेफर टू द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेक्स्ट मूव, किसी ऐसे व्यक्ति को इंगित करना, इशारा करना जो कि अगली चाल के लिए, अगले जो कार्रवाई होनी है उसके लिए उत्तरदायी है। और टू टीच हाउ टू रीच परफेक्शन, किसी को ये सिखाना कि कैसे आप परफेक्शन की तरफ बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो सकते हो। सो आप खुद सोचिए कि जो द बॉल इज इन योर कोर्ट का मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग होने वाला है वो क्या होगा। ऑप्शन थर्ड, टू रेफर टू द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेक्स्ट मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। सेंटेंस दिया हुआ है द रूल्स फॉरबिड पैसेंजर्स टू क्रॉस द रेलवे ब्रिज। जो नियम हैं वो मना करते हैं, रोकते हैं किनको, पैसेंजर्स को, टू क्रॉस द रेलवे ब्रिज। किस चीज़ से रोकते हैं? रेलवे ब्रिज पार करने से। अब इसका हमको ये है एक्टिव वॉइस में हमको बनाना है, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे कैसे? देखो फॉरबिड, अब यहाँ समझने वाली बात है, दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एक तो ये टेंस किस टेंस में है एक्टिव वॉइस, और ये जो वर्ब है ये तभी आप पता चल पाएगा कि किस टेंस में है जब आपको ये वर्ब का पता होगा। फॉरबिड, फॉरबिड और फॉरबिडन। फॉरबिड होती है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब सब्जेक्ट जो है वो है रूल्स विच इज़ प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस टेंस में आती है? सोचो, खुद सोचो आप लोग। प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, याद है। सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये किस चीज़ में बना? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब ये हम इसका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? आप खुद सोचो। ये चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर रहने वाला है, बहुत सिंपल सा है, वो बताना है आप लोगों को। सोच लिया? आइए डिस्कशन करते हैं। फॉरबिडन आर द पैसेंजर्स टू क्रॉस
द रेलवे ब्रिज। फॉरबिडन बाय द रूल्स द पैसेंजर कैन नॉट क्रॉस रेलवे ब्रिज। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो उसमें आएगा इज, आर या एम, जैसा कि जो भी सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो ये वाला तो हमारा कैन नॉट वाला तो कहानी खत्म हो जाती है, गलत हो जाएगा। अब रेलवे ब्रिज इज फॉरबिडन फॉर द पैसेंजर्स टू क्रॉस, और पैसेंजर्स आर फॉरबिडन बाय द रूल्स टू क्रॉस द रेलवे ब्रिज। वापस से आते हैं सेंटेंस पे। द रूल्स है सब्जेक्ट, और ये है वर्ब, और ये है भाई ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अब शुरू में चला जाएगा, पैसेंजर्स आ जाएंगे यहाँ, और उसके बाद आएगा पैसेंजर्स प्लूरल है तो उसके साथ आएगा आर। ठीक है, पैसेंजर्स आर हो गया, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉरबिडन। अब सब्जेक्ट था द रूल्स, तो वो बन जाएंगे बाद के बाद में ऑब्जेक्ट, और ये बाकी का है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो सही जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन 4। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, डांसर्स और एक्रोबैट्स। एक्रोबैट्स होते हैं नट, ठीक है। तो कलाकारों का, नर्तकों का या नटों का समूह को क्या बोलते हैं? ट्रूप, यूनियन, स्वाम या शॉल। चारों के मीनिंग देख लेते पहले। ट्रूप होता है ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, डांसर और एक्रोबैट्स, तो हमारा आंसर है ट्रूप। बाकी तीनों को अब और देख लेते हैं। यूनियन होता है संघ, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। किसी पर्टिकुलर ग्रुप लोगों के एक निश्चित समूह की से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन, संस्था को यूनियन बोला जाता है। स्वाम होता है बेसिकली ए लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, स्पेशली बीज, मुख्यतः या मेनली मधुमक्खियां, मूविंग अराउंड टुगेदर, जो एक साथ घूमती हैं, उसको बोला जाएगा स्वाम। और शॉल होता है ए लार्ज ग्रुप ऑफ फिश दैट फीड और स्विम टुगेदर। एक मछलियों का एक बहुत बड़ा समूह जो कि एक साथ तैरती हैं और एक साथ भोजन करती हैं। नेक्स्ट है अपना सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। चलिए, स्टडी ऑफ द चेंज इन नंबर ऑफ बर्थ्स, डेथ, डिजीज एटसेट्रा इन अ कम्युनिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किसी निश्चित समय में किसी एक समुदाय में होने वाली जन्म, मृत्यु, बीमारी आदि के बारे में जो नंबर में चेंज होता है, परिवर्तन जो होता है, उसके बारे में पढ़ना, उसको क्या बोलते हैं? सोशियोलॉजी होता है, समाजशास्त्र, हिस्ट्री होता है, इतिहास, डेमोग्राफी आपको पता ही है, जनसंख्या से रिलेटेड काम होता है डेमोग्राफी, और डेंसिटी होता है घनत्व। सो आप खुद सोचिए इन चारों में से। देखिए, समाजशास्त्र नहीं होगा, डेथ, बर्थ और डिसीज़ वगैरह के बारे में ये डेमोग्राफी में ये सब किया जाता है स्टडी। सो सोशियोलॉजी नहीं होगा, हिस्ट्री और डेंसिटी की तो कोई सेंस है ही नहीं। तो आंसर सही जो रहने वाला है वो रहेगा डेमोग्राफी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट ऑफ द गिवन सेंटेंस। न्यूटन फाउंड आउट दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स द एप्पल्स फॉल। तो न्यूटन ने पाया कि जो गुरुत्वाकर्षण है वो सेब के गिरने का कारण है या सेब को गिराता है। अब आपको देखना है न्यूटन फाउंड आउट दैट की जगह क्या आप न्यूटन स्टडिंग दैट, न्यूटन डिस्कवर्ड दैट, न्यूटन रजिस्टर्ड दैट और न्यूटन फाइंडिंग दैट। देखो, फाइंडिंग, रजिस्टर्ड और स्टडिंग की तो कोई कहानी है ही नहीं। अब आपको इसको इम्प्रूव करना ही करना है, नो इम्प्रूवमेंट वाला तो है ही नहीं। तो इन चारों में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो न्यूटन ने डिस्कवर किया कि भैया जो एप्पल गिर रहे हैं वो ग्रेविटेशन की वजह से गिर रहे हैं। सो हमारा जो सही आंसर रहने वाला है वो है न्यूटन डिस्कवर्ड दैट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम दे रखा है सिटिंग शॉटगन, उसका आपको मीनिंग बताना है। 4 ऑप्शंस हैं, पहले वो देख लेते हैं। राइडिंग इन द फ्रंट पैसेंजर सीट ऑफ अ कार की अगली सीट पे, पैसेंजर सीट पे, ना कि ड्राइवर सीट पे, पैसेंजर सीट पे बैठ के यात्रा करना। ए स्कैम्प होता है बदमाश व्यक्ति। समवन हु इज लेफ्ट हैंडेड, जो कि उल्टे हाथ से काम करता हो। समवन हु इज चेरिज्ड अबव ऑल अदर्स, ऐसा कोई जिसको और सबसे बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है। जैसे कि परिवार में जो सबसे छोटा होता है भाई या बहन, उसको सभी लोग सबसे ज़्यादा बहुत प्यार करते हैं।
अब आप खुद सोचिए, सिटिंग शॉटगन, सिटिंग शॉटगन का मतलब होता है राइडिंग इन द फ्रंट पैसेंजर सीट ऑफ अ कार। ये ध्यान रख लीजिएगा, अगले एग्जाम्स में भी आपके काम आ सकता है, क्योंकि एसएससी ने तो वही बार बार पूछना है घुमा फिरा करके, थोड़ा बहुत चेंज करके। सो याद करके रखिएगा, सिटिंग शॉटगन होता है भैया जो पैसेंजर्स अगली वाली सीट में, कार की अगली वाली सीट में पैसेंजर सीट पे बैठा रहता है। नेक्स्ट है एंटोनिम बताना है प्लेंटीफुल का। प्लेंटी होता है पर्याप्त। अब लॉट्स होते हैं, देखिए लॉट ऑफ तो होता है बहुत ज़्यादा, और लॉट्स होते हैं कई सारे लॉट, ठीक है। स्कार्स होता है जिसकी कमी हो, अबंडेंट होता है पर्याप्त, स्कैरी होता है डरावना। सो अब आपको प्लेंटीफुल जिसका मतलब होता है पर्याप्त, उसका एंटोनिम विलोम बताना है। सो स्कार्स होगा कि नहीं होगा उसका एंटोनिम? बिल्कुल होगा, यही है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ए पर्सन हु हेट्स ऑल मैनकाइंड इज कॉल्ड अ फिलंथ्रोपिस्ट। अब आपको इसको क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना। 4 ऑप्शन दिए हैं, देखो। फिलंथ्रोपिस्ट होता है ऐसा परोपकारी व्यक्ति, फिर भी हम लोग पांचों के मीनिंग देख लेते हैं क्या ये। फिलंथ्रोपिस्ट वन हु मेक्स एक्टिव एफर्ट टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर, परोपकारी मैंने आपको बता ही दिया। इंसॉल्वेंट होता है दिवालिया, जो कि अपने पैसे, उधार लिए हुए पैसे ना लौटा पाए। बाइपोलर होता है एक डिसऑर्डर है बाइपोलर, जिसमें मूड स्विंग होते रहते हैं। मिसांथ्रोप होता है जो मानवता से नफरत करता हो, और इगोइस्ट होता है घमंडी। सो ए पर्सन हु हेट्स ऑल मैनकाइंड होगा क्या? मिसांथ्रोप होगा। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एरोनियस पार्ट इन द गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू एंश्योर अ मीनिंगफुल सेंटेंस। भाई आपको जो गलत वाला पार्ट है वो आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में। सेंटेंस है ये, और ऑप्शन दिए हैं 4, उसको चुनना है जिसमें कि कोई गलती ना हो और वो मीनिंगफुल भी हो। द फ्यूड होता है पुश्तैनी झगड़ा, और एस्केलेटेड होता है आगे बढ़ना या उठाना। टू द नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी तक एस्केलेट हो गया जो पुश्तैनी झगड़ा था। एज द फाइटिंग फॉर द फैमिली स्टेट कंटिन्यूड, जो पुश्तैनी जायदाद थी उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, उसके लिए नहीं हो रही है फाइट। फाइट जो होती है किसी चीज़ के ऊपर होती है। मेरी और आपकी फाइट जो होगी वो किसी चीज़ को लेकर के या चीज़ के लिए नहीं होगी, चीज़ के ऊपर होगी, ठीक है। तो फैमिली की जो जायदाद थी उसके ऊपर जो झगड़ा हो रहा था वो आगे बढ़ गया। अब आपको देखना है द फ्यूड एस्केलेट्स, ये आ गया एस्केलेट और एस या ई एस। सो पास्ट इंडेफिनेट टू द नेक्स्ट जनरेशन एज द फाइटिंग अबाउट द फैमिली एस्टेट कंटिन्यूड। अब यहाँ जो है सबसे पहले तो आप ये समझो कि फाइटिंग अबाउट नहीं होता, फाइट फॉर नहीं होता, फाइट ओवर ही होता है। तो अगर आपको सीधा सीधा ये पता है कि भैया फाइट ओवर होता है, तब आप ऑप्शन थर्ड को चुन लेना सीधा। अब ये कैसे पता चलेगा भाई? ये तो डियर आपको पता चलेगा केवल और केवल पढ़ाई से। ये पढ़ना आपको पड़ेगा लगातार, कोई शॉर्टकट होता नहीं है। बाकी में जो है यहाँ भी फाइट फॉर है, यहाँ फाइट अबाउट हो गया, यहाँ भी फाइट अबाउट है ना। और ये इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बना दिया, ऑल्दो इन्होंने सेकंड और फोर्थ में एस्केलेटेड ही रहने दिया। सो सही जो ऑप्शन बनने वाला है वो फाइट ओवर बनेगा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फॉरनर विदेशी, एक्सेप्शनेबल होता है ओपन टू ऑब्जेक्शन, जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन या कोई ऑब्जेक्शन लगाया जा सके। कमीशन होता है आयोग, और फ्रेग्रेंस होती है खुशबू। अब आपको अगर ये देख पा रहे हो आप चारों में से, तो मैं आपको सीधा सीधा इस पर आंसर बता देता हूँ, आप खुद देख लेना फिर उसके बाद में सही क्या है गलत क्या है। देखो कमीशन में स्पेलिंग होती है COMMI आई कहाँ गया? इसका आई गायब है, ठीक है, तो ये स्पेलिंग गलत है। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गोबल, इसकी दी है 4 इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, स्मैक, गल्प, स्पिट और ग्रीट। पांचों के मीनिंग देखते हैं सबसे पहले, फिर आप खुद ही डिसाइड कर लेना क्या आंसर होना चाहिए। गोबल होता है
टू ईट क्विकली और नॉइजली, जल्दी जल्दी खाना, ठीक है। स्मैक होता है किसी को हिट करना। गल्प होता है टू स्वालो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड ड्रिंक क्विकली, ये भी वही है। और स्पिट थूकना होता है। ग्रिट अभिवादन करना होता है, स्वागत करना होता है। तो गोबल का जो सिनोनिम रहने वाला है वो रहेगा, क्या रहेगा, वो रहेगा गल्प। नेक्स्ट है एंटोनिम बताना है स्पिरिचुअल का। ऑप्शन दिए हैं सेंसुअस, इररेवरेंट, एस्थेटिक और वर्चुअस। मीनिंग देख लेते हैं पहले। स्पिरिचुअल होता है आध्यात्मिक, कंसर्निंग डीप थॉट्स, फीलिंग और इमोशंस रेदर देन बॉडी और फिजिकल थिंग्स, ठीक है। जो कि जो गहरी सोच है या फिर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनसे संबंधित हो, ना कि शरीर या फिर जो भौतिक वस्तु हैं उनसे रिलेटेड हो, तो उसको बोला जाता है आध्यात्मिक। इसका आपको एंटोनिम बताना है। सेंसुअस होता है गिविंग प्लेजर टू माइंड और बॉडी थ्रू द सेंसेस, इंद्रियों की जरिए मस्तिष्क या फिर शरीर को आनंद देना, सुख देना। इररेवरेंट होता है नॉट शोइंग रिस्पेक्ट। और एस्थेटिक होता है कंसर्न विद ब्यूटी और आर्ट। वर्चुअस होता है बिहेविंग इन अ मॉरली गुड वे। अब ये हैं सबके मीनिंग आपके सामने, आप खुद डिसाइड करो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए और कमेंट बॉक्स में बताना। अरे सॉरी यार, आंसर तो यहीं आ गया। चलो फिर भी आप लोग खुद सोच लो कि क्यों इसका आंसर इररेवरेंट होना चाहिए, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो भैया कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अब आ जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कॉम्प्रिहेंशन का, क्लोज टेस्ट जिसको बोला जाता है। व्हेन समबडी, जब कोई, डैश यू बैडली, 4 ऑप्शंस हैं, एंड ट्रीट्स, रिक्वेस्ट, ट्रीट्स और कमांड्स। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है आपको। सो जो सही आंसर होगा, बैडली कोई कमांड नहीं देगा या रिक्वेस्ट नहीं करेगा या एंट्रीट नहीं करेगा, करेगा आपको ट्रीट जब आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है। सो यू नेचुरली इंटेंड टू, तब आपकी प्राकृतिक तौर पर ये इंटेंशन, इंटेंड होता है इच्छा, ये इच्छा होती है टू डू रिवेंज, यहाँ बदला लेना जिसको बोला, तब आपकी प्राकृतिक रूप से इच्छा होती है कि बदला लिया जाए। टू डू रिवेंज, टू इम्पोज रिवेंज, टू मेक रिवेंज या टू टेक रिवेंज। टेक रिवेंज ही होगा, बदला लेना। चलिए नेक्स्ट है मैनी पीपल होल्ड टू द डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन का सिद्धांत, एन आई फॉर एन आई और एंड अ टूथ फॉर टूथ, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। बहुत सारे लोग इस सिद्धांत को सही मानते हैं, बट इट इज़ नॉट अ गुड डॉक्ट्राइन, तो ये कोई अच्छा सिद्धांत नहीं है। रिवेंज इज एन एक्ट ऑफ पैशन, जो बदला लेना है वो एक पैशन, पैशन होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्पेशली लव, हेट या फिर एंगर से रिलेटेड जो हो। अगर हिंदी में बात करें तो मन का बहुत प्रबल बहाव, उसको बोला जाता है पैशन। तो रिवेंज इज एन एक्ट ऑफ पैशन एंड ऑफन मेक्स मैटर फार वर्स, और हम प्राय जो मामले हैं उनको और ज़्यादा बिगाड़ देता है। आगे कहते हैं ये, इफ़ यू, अगर तुम या अगर आप, डैश योर एनिमीज रॉन्ग, 4 है, स्पीक ऑन, असॉल्ट, फॉरगिव और फोर्ज। स्पीक ऑन बोलना, असॉल्ट हमला करना, फॉरगिव क्षमा करना, फोर्ज होता है जालसाजी करना। तो अगर आप अपने जो शत्रु है उसकी गलतियों को क्या करोगे, बोलोगे, उनके ऊपर हमला करोगे। गलतियों पे हमला तो होता नहीं है, गलतियों पर जालसाजी भी नहीं होती, तो या तो गलतियों पे आप बोलोगे या गलतियों पे आप फॉरगिव करोगे। अब इनमें से क्या सही होना चाहिए वो बाकी के सेंटेंस से आपको पता चलेगा। ही विल बी अशेम्ड ऑफ वाट ही हैज़ डन, उसको मतलब ग्लानि होगी कि उसने ये क्या कर दिया है। तो ग्लानि कब होगी, जब आप भाई उसको माफ़ कर दोगे। जो सेंटेंस, जो हमारा ये क्लोज टेस्ट है, उसकी टोन शुरू से चलती आ रही है कि भाई बदला नहीं लेना है आपको, उसको माफ़ कर देना है। सो माफ़ करोगे आप फॉरगिव करके। आगे कहते हैं एंड यू विल हैव अ स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल के आगे इन्होंने दिया है वैक्यूम खालीपन, विक्ट्री विजय, प्रेशर दबाव, और एसेट होता है मतलब अगर आप मेरे किसी काम आ रहे हो तो आप मेरे एसेट हो, अगर आप मेरे ऊपर बोझ बने हुए हो तो आप मेरी लायबिलिटी हो। एसेट और लायबिलिटी दोनों अपोजिट चीज़ें हैं, तो उससे आप समझ लीजिए एसेट का मतलब क्या होता है। हिंदी मतलब जानना है तो भाई गूगल कर लो डियर। खैर यू विल हैव अ स्पिरिचुअल, क्या आएगा, विक्ट्री। अब आप तब आपको एक आध्यात्मिक
विजयी मिल जाएगी ओवर हिम, उसके ऊपर। अगर कब? जब आप उसको, उसके ने जो गलत किया है उसको माफ़ कर देते हो। चलिए नेक्स्ट है, फॉरगिवनेस इज़ द नोबलेस्ट फॉर्म ऑफ रिवेंज। जो माफ़ करने की या क्षमा करने की बात है वो नोबलेस्ट, सबसे अच्छी फॉर्म है किसकी? बदला लेने की। वी शुड नॉट फॉरगेट, हमें नहीं भूलना चाहिए, दैट वी डैश गॉड टू फॉरगिव आवर सिंस। वी, हम गॉड से आस्क्ड करते हैं, सीडिड करते हैं, सर्व्ड करते हैं, टॉट करते हैं। हम भगवान को सिखाएंगे नहीं, भगवान, वी सर्व्ड गॉड टू फॉरगिव आवर सिंस। हम भगवान से कहते हैं, भगवान को सिखाते नहीं है। भगवान बीज बोना या उनमें मतलब पुश करना नहीं, जो अप्रोप्रिएट है वो है आस्क्ड। हम उनसे कहते हैं या उनसे मांगते हैं कि भाई हमारे जो पाप हैं उनको क्षमा कर दिया जाए। सो फाइनली हमने अपने 25 क्वेश्चंस अब डिस्कस कर लिए हैं। इन केस आपको कोई अभी भी डाउट बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलते चलते एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप इसी तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल क्वेश्चन बॉक्स के नाम से ही है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।